हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द गार्निशी ऑर्डर, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी बिफोर पासिंग ऑफ गार्निशी ऑर्डर। ये क्वेश्चन हमारे पास HPJS 2016 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम प्रोविजन बताएंगे। तो इसमें आ गया हमारे पास ऑर्डर 21 रूल 46A टू 46I जो है हमारे पास वो इंसर्ट किया गया है अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, और ये प्रोवाइड करता है गार्निशी प्रोसीडिंग्स। फिर आ गया हमारे पास मीनिंग क्या है गार्निशी का। गार्निशी का मतलब है एक डेटर, जजमेंट डेटर का। तो जजमेंट डेटर का जो डेटर होगा हमारे पास वो गार्निशी होगा, जो लाइबल होगा पे करने के लिए जो जजमेंट डेटर का डेट है, या फिर डिलीवर करने के लिए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उसको। एक गार्निशी प्रोसीडिंग जो है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है जिसमें जो डिक्री होल्डर है वो प्रे करता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को कि डायरेक्ट करे जो कोर्ट है वो थर्ड पार्टी को, जो कि डेटर है जजमेंट डेटर की, कि पे की जाए जो अमाउंट है डिक्री होल्डर को, जो हो गया हमारे पास गार्निशर। तो बेसिकली यहाँ पे तीन पार्टीज हैं, एक है हमारे पास डिक्री होल्डर, फिर आ गया हमारे पास जजमेंट डेटर, और थर्ड आ गया हमारे पास जो डेटर है जजमेंट डेटर का। तो गार्निशी जो हमारे पास प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो डिक्री होल्डर है वो कोर्ट को प्रे करता है कि जो डेटर है जजमेंट डेटर का वो डायरेक्टली जो है उसको पे करे अमाउंट जो इसके ड्यू है। सिमिलरली एक गार्निशी ऑर्डर जो है वो एक ऑर्डर है जो पास किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ऑर्डर कर रहा है उसमें कोर्ट कि एक गार्निशी जो है वो पे नहीं करेगा मनी जजमेंट डेटर को, लेकिन गार्निशर को डायरेक्टली करेगा। मतलब यहाँ जो डेटर है वो डायरेक्टली मनी पे करेगा इस डिक्री होल्डर को। इसमें इसको बोलते हैं हम गार्निशर और इसको बोलते हैं हम गार्निशी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में आ गया हमारे पास कि जो ए है वो ओ करता है 1000 रुपीज़ बी को, और जो बी है वो ओ करता है 1000 रुपीज़ सी को। तो गार्निशी ऑर्डर किस तरीके का दे सकता है कोर्ट। तो गार्निशी ऑर्डर में जो कोर्ट है वो रिक्वायर कर सकता है ए को कि वो पे ना करे जो मनी ओड है उसके द्वारा बी को, लेकिन इंस्टेड वो सी को पे कर दे, जिसपे जो है बी ओ करता है जो सेड अमाउंट है। तो बेसिकली इसमें जो है ए को ऑर्डर किया जा सकता है कि वो डायरेक्टली सी को पे कर दे और जो बी है वो बीच से हटा दिया जाए। फिर आ गया इसमें नोटिस टू गार्निशी। ये आ गया हमारे पास रूल 46A। रूल 46A जो है वो प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे डेट जो है वो अटैच्ड है अंडर रूल 46 अपॉन एप्लीकेशन ऑफ अटैचिंग क्रेडिटर। तो जो अटैचिंग क्रेडिटर है वो एप्लीकेशन देगा तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन में इशू करेगा नोटिस गार्निशी को जो लाइबल है पे करने के लिए जो डेट है, अदर देन डेट जो सिक्योर किया गया है मोर्टगेज और चार्ज के द्वारा, उसको कॉल करेगा कि वो क्या करे, नीचे दो चीज़ों में से कोई एक करे। पहला आ गया पे करे कोर्ट को जो डेट है ड्यू है उससे जजमेंट डेटर को, जितना सफिशिएंट होगा सेटिस्फाई करने के लिए डिक्री और जो कॉस्ट है एग्जीक्यूशन का। या फिर दूसरा आ गया अपीयर करे और शो करे कोर्स कि उसको जो है ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। इसमें केस लॉ आ गया हमारे पास सुरेंद्र नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि अगर ऐसा कोई नोटिस नहीं इशू हुआ है और अगर हियरिंग नहीं हुई है ऑर्डर पास करने से पहले, तो ये जो ऑर्डर है ये नल और वॉइड होगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास ट्रायल ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। इसमें आ गया हमारे पास रूल 46(3). इसमें आ गया जहाँ पे गार्निशी डिस्प्यूट करता है लाइबिलिटी, कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है ट्रायल जो है इश्यूज का जो नेसेसरी है डिटरमाइन करने के लिए ऐसी लाइबिलिटी सेम मैनर में जैसे कि वो एक इशू है सूट में, और उसके बाद जो है वो ऑर्डर देगा जैसा उसको ठीक लगता है। फिर आ गया इफेक्ट ऑफ पेमेंट रूल 46(F) में। इसमें आ गया कि जो पेमेंट है गार्निशी के द्वारा कोर्ट में जो परसुएंट है नोटिस, जो नोटिस के बाद की गई है अंडर रूल 46A, वो ट्रीट किया जाएगा वैलिड डिस्चार्ज उसके अगेंस्ट जजमेंट डेटर। तो उसके बाद जो है उसको जजमेंट डेटर को पेमेंट नहीं करनी है। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास फेलियर टू पे, ये आ गया रूल 46B में हमारे पास। इसमें आ गया जहाँ पे गार्निशी जो है वो शो नहीं करता है कोज इशू करने पे जो नोटिस दिया गया है रूल 46A के अंदर, या फिर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में डेट की, तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है उसको कि वो कंप्लाई करे नोटिस के साथ एज इफ जो ऑर्डर है वो एक डिक्री है उसके अगेंस्ट।
तो ये आ गया हमारे पास कंक्लूजन में। इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। दूसरा कि 5 मार्कर में आता है, तो आप इसको जो है लेंथ कम करेंगे आप इसकी, और जो हेडिंग्स हैं वो ज़्यादा रखिए, और अंदर का जो क्रक्स है वो आप 1-1 2-2 लाइन में लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा डायरेक्ट फोकस्ड हमारे पास इसकी हेडिंग्स हैं। जैसे हमारे पास रूल 46C, रूल 46F, रूल 46B, ये आप जो है जिन स्टेट्स में डायरेक्ट अवेलेबल होती है डायरेक्ट वहीं से उठा के और आप कॉपी कर सकते हैं। जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है हेडिंग्स यहाँ पे, कि कौन से रूल की आपको कौन सी हेडिंग देनी है, और प्लस इसका जो हमारे पास सीक्वेंस है कि सबसे पहले 40C करना है, फिर F करना है, फिर B जैसे एंड पे करना है। आप थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान रखें और थोड़ा सा जो है हेडिंग्स ध्यान रखें। उसके बाद जो है ज़्यादा मेंटल बर्डन ना लें। उन स्टेट्स में जहाँ पे डायरेक्ट अवेलेबल है वहाँ से आप डायरेक्टली उठा के ये जो है रूल्स लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको मेंटल बर्डन भी नहीं होगा, और जो फटाफट अगर आपको पता होगा कौन सा रूल ऊपर लिखना है नीचे लिखना है तो आप फटाफट लिख सकते हैं, उसको टाइम भी सेव होगा। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।